हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट, सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 12 अप्रैल 2021 की शिफ्ट 3 और 13 अप्रैल 2021 की शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी SSC से जुड़े सभी एग्जाम यानी कि CGL प्री और मेंस, CHSL MTS, CPO, स्टेनोग्राफर कांस्टेबल, जीडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ पहले ही अटेम्प्ट में अपने CGL 2019 में। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और मेरा प्री में मार्क्स था मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में मेरे 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्लासेस हम लोग 20 मई तक खत्म कर देंगे। 24 मई से आपके CHSL 2021 के एग्जाम है। उससे पहले मैं आपको फाइनल मोमेंट में रिवीजन के लिए वीडियोस लेके आया हूं। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहता था कि मेरा जो रिजल्ट आया था उसके लिए मैंने फैमिली रिएक्शन का, उसके ऊपर मैंने एक फैमिली रिएक्शन का वीडियो बनाया था। अभी आपको आई बटन पर दिख जाएगा, एक बार वो वीडियो जरूर वॉच कर लेना। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने 12 अप्रैल 2021 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो 25 क्वेश्चन आए थे, टोटल 50 क्वेश्चन की हम एक वीडियो अभी तक कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं अपना स्कोर कार्ड प्लस अपने चैनल का 1 साल 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड लेके आने वाला हूँ। तो चैनल पे जुड़े रहें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे और वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ ज्वाइन कर लें, जहाँ पे जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF प्लस SSC से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नोटिफिकेशन मिलती है वो सारी की सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ वहाँ पे। फेसबुक पेज आप लोग लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं फ्री मैथमेटिक्स कोर्स जो आपके लिए लेके आया हूँ, चैप्टर वाइज जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और प्रीवियस ईयर सेट तो मैं 19-20 में CPO, CHSL, CGL के करा चुका हूँ, पर इसके अलावा 2021 से मैं सभी SSC के एग्ज़ाम्स के आपको क्वेश्चंस कराया करूँगा। मतलब 2021 के बाद जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे सभी के, चाहे वो CPO, CHSL, CGL, स्टेनोग्राफर, MTS, जिसका भी एग्ज़ाम होगा, सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो ज्वाइन कर लें। किसी को इंक्वायरी हो, कोई डाउट हो, मेल ID पे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर आपके सामने, व्हाट्सअप पे तो आप लोग मैसेज करते ही रहते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में बोला गया 2 cos थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 2√2 इक्वल टू 0। थीटा जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा आपको बोला है। पहली बात तो आपको एक चीज़ पता है कि 15 डिग्री की आपको वैल्यू नहीं पता होती, ना आपको cos 15 की वैल्यू पता, ना सेक 15 की पता, आपको वो निकालनी पड़ती है वैल्यू। उसके अलावा आपको 3 वैल्यूज़ पता है, 45, 60, 30। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे कि cos 30 जो होता है वो √3 होता है। cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, मतलब cos 30 में √3 आता है। अगर मैं यहाँ √3 लिख दूँ, यहाँ भी अगर मेरे को √3 करना पड़ जाए, तो कभी भी माइनस करके यहाँ पे 0 आ नहीं सकता। तो आपने देखा 30 डिग्री ऑप्शन भी गलत हो गया। आप 45 डिग्री पुट करके देख लो। 45 आप पुट करोगे तो आपको पता है कि cos 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, और sec 45 जो होता है वो √2 होता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर मैं √2 से इसको काटूं तो ये कितना हो जाएगा। अगर मैं √2 से 2 को काट दूं तो √2 आ जाएगा। √2 प्लस √2 कितना होता है, 2√2। 2√2 माइनस √2 कितना हो गया, 0। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू थी वो 45 डिग्री थी, जो आपसे पूछा गया। आपने 45 रखा तो आपकी वैल्यू 0 बन गई, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन में बोला x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 6887। आपको x माइनस 1/x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब x⁴ प्लस 1/x⁴ की आपको वैल्यू दी है, आपको x माइनस 1/x निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ से हम x² प्लस 1/x² तक जाएंगे, उसके बाद x माइनस 1/x तक जाएंगे। कैसे? आपने क्या किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपने 2-2 जोड़ दिया, ठीक है।
अब आपने देखा कि जब आपने यहाँ पे 2 जोड़ा तो आपने देखा राइट हैंड साइड तो 6 8 8 9 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो कि ये जो है ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये जो है ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप देखो कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी x स्क्वायर, b की वैल्यू 1/x स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के होल स्क्वायर को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 आता है। ठीक है, और 6 8 8 9 जो है वो आपने देखा कि यार ये ना 6400 से बड़ा है। ठीक है, 6400 से बड़ा है, तो आपने देखा 6400 जो है वो 80 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उससे बड़ा है, और यूनिट डिजिट जो है वो 9 है। यूनिट डिजिट 9 कब आता है? यूनिट डिजिट 9 जब आता है जब आप 3 से 3 को मल्टीप्लाई करें या 7 से 7 को, या फिर अब 83 हो सकता है या 87। फिर आपने देखा कि 85 का जो स्क्वायर होगा वो हर हालत में 6900 से बड़ा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि 83 का ये स्क्वायर आपके सामने बन जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 83 आ गई। अब आपको इससे x माइनस 1/x बनाना है। x माइनस 1/x बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा। आपने देखा राइट हैंड साइड में 81 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या लिखा है? ये जो है ये लिखा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अगर आप x माइनस 1/x के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? 81। 81 जो होता है वो क्या होता है? 9 का स्क्वायर। तो आपने यहाँ से देखा कि x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी है अभी? 9। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन CHSL 19 में भी बहुत बार आया है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी CHSL 19 में बहुत बार आया है। तो आप मान सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपको डैम श्योर, मतलब इक्वेशन अलग होगी पर डैम श्योर आपको ये CHSL 2021 के एग्जाम में मिलने वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो मतलब सारे क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। कुछ नया क्वेश्चन अगर बना तो एक आधी शिफ्ट में कोई एक आधा नया क्वेश्चन आ जाए तो कह नहीं सकते, बाकी नया क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुश्किल है आपको मिलना। क्वेश्चन बोला अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। स्पीड जो है डिक्रीज हो गई कितने से? 8 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे ज़्यादा लेता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। आपने ओरिजिनल स्पीड का 50% बताना है। देखो हम किस ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है हम एक साइड स्पीड लिख लेते हैं, एक साइड टाइम लिख लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई डिस्टेंस जो है उसको कवर करना है, आपको डिस्टेंस दे दिया, फिर आपको ये बोला जाए कि स्पीड इतनी डिक्रीज करनी है तो टाइम इतना ज़्यादा लगेगा, अगर स्पीड इंक्रीज करनी है तो टाइम कम लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको पता है हम ट्रिक करते हैं यूज़। क्या ट्रिक होती है वो? आपने देखा स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर घटाई तो 2 घंटे हमें ज़्यादा लगे। अब आपने देखा 8 किलोमीटर घटाने पे 2 घंटे ज़्यादा लगे तो 8 दूनी 16, 16 घटाने पे कितने लगेंगे? 4 घंटे ज़्यादा। तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 46, यहाँ तक आप लिख लेंगे। उसके बाद आपने देखा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 6 12। ठीक है, अब आपने देखा कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। इस तरह से किया तो आपको राइट हैंड साइड में भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। हमने इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई करना है और इस स्पीड को इस टाइम से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमने क्या किया? हमने स्पीड इनटू टाइम किया, स्पीड इनटू टाइम। आपने देखा 8 चौक 32, 16 दूनी 32, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 32 आ रहा है, डिस्टेंस 32 आ रहा है। पर हमें तो क्वेश्चन में डिस्टेंस बोला कितना? 480। जब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 480 आ जाए तब आपके पास 2 स्पीड आ जाएंगे। देखो कैसे? आपने देखा फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 6 96, 24 चौक 96। ठीक है, इससे भी नहीं बात बनेगी। आपने देखा 24 8 कितना होता है और 32 6, आपने देखा 96 और 200 के आसपास होगा, ये भी सही नहीं है। फिर आपने 32 को 10 से किया और 40 को 8 से किया तो आपने देखा 320 आएगा, पर डिस्टेंस है 480। फिर आपने 40 को 12 से किया और 48 को 10 से किया तो आपने देखा दोनों जगह से। ध्यान रखना, चाहे आप इस वे में मल्टीप्लाई करो चाहे इस वे में, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों साइड से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ही रिजल्ट आना है, जो कि कितना? 480 आ गया। अब आपने देखा 480 मेरा यहाँ से डिस्टेंस आया स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करके। तो आपने देखा वास्तव में डिस्टेंस कितना है? आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। तो मतलब ये जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही है। अब आपके पास 2 स्पीड आ गई, ये और ये। ध्यान रखना आपके पास 2 स्पीड आ गई, कौन कौन सी? 40 किलोमीटर पर आवर
48 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसमें से पहचानेंगे कि कौन सी स्पीड है। अब आप कैसे पहचानेंगे इसमें से? क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज हुई है 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो ओरिजिनल स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड है जो डिक्रीज हो गई स्पीड हो गई। मतलब वास्तव में जो ओरिजिनल स्पीड रही होगी वो 48 रही होगी, जिसमें से हमने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड डिक्रीज कर दी, तो जाके ये जो आपके पास स्पीड आई है डिक्रीज स्पीड आई है। मतलब ओरिजिनल जो स्पीड है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 48 किलोमीटर पर आवर। अगर आपके पास ये दो स्पीड आ जाती और क्वेश्चन में आपको बोला होता क्या कि स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी ओरिजिनल स्पीड क्या होती? 40 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि 40 ओरिजिनल थी, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर दी, तब जाके 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुई, तो 48 जो होती वो इंक्रीज्ड स्पीड हो जाती। अभी आपको क्या पता लगा? ओरिजिनल स्पीड आपकी कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर, और इसका 50% बताना है, तो 48 का 50% कितना हो जाएगा? आपको पता है 24 किलोमीटर पर आवर। और ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ आप मान लेना। और मेरा मैथ्स का स्कोर देख के आप मुझ पर रिलाय भी कर सकते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला 3 नंबर जो है वो इन रेशो में है, 1:4, 5:9, 7:12। ठीक है, क्वेश्चन बोला डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज इतना, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। आपने पहली बात तो देखा, आपने देखा यार ये जो फ्रैक्शन है ना, मतलब ये जो रेशो है ना ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, आपने देखा रेशो फ्रैक्शन में है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करूंगा, इतना मेरे को अच्छे से मज़ा नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं सबसे पहले तो फ्रैक्शन काटूंगा। फ्रैक्शन काटने के लिए क्या करो? 4, 9 और 12 तीनों का एलसीएम जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा? आपका 4 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, 12 भी कटेगा। आपने देखा 4, 9, 12 का एलसीएम क्या होगा? 36 हो जाएगा। तो आपने देखा 36 से आपने रेशो को मल्टीप्लाई किया, आपने देखा यहाँ पे आ जाएगा 36/4 कितना? 9, और 5/9 इंटू 36 कितना होगा? 5 चौक 20 हो जाएगा, और फिर 12 तिया 36 और 7 तिया 21। मतलब जो रेशो था आपके पास नंबर का वो ये आ गया कितना? 9:20:21। अब इस रेशो से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। आपने देखा ग्रेटेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको कितना दे रहा है? आपको दे रहा है 180। रेशो के हिसाब से डिफरेंस कितना आया? 21 में से 9 गए 12। क्वेश्चन में बोला है कितना डिफरेंस है? 180। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 15 आ गई। आपको बोला है सम ऑफ ऑल द 3 नंबर, तीनों नंबर का सम पूछा है आपसे। तो आपने देखा कि एक नंबर 9 है, एक नंबर 20 है, एक नंबर 21 की रेशो में है, तो रेशो को अगर मैं जोड़ करूँ तो कितना आ जाएगा? आपने देखा 21 और 9 30 प्लस 20 50, तो 1 की वैल्यू 15, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 50, जो कि कितना हो गया आपके पास? 750। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है ABC अगर साथ में मिलके काम करे तो किसी काम को 3 घंटे में करते हैं, और A अकेला अगर काम करे तो उसी काम को 8 घंटे में कर देगा, B अकेला अगर काम करे तो उसी काम को 6 घंटे में कर देगा। आपके पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम आपको दिया, आप टोटल वर्क निकाल लो। 8, 6 और 3 का एलसीएम आपको पता है कितना हो जाएगा? 24। तो टोटल वर्क आपके पास आ गया 24। अब यूनिट आप देख सकते हो, यहाँ पे यूनिट आपने देखी आर में है यूनिट। जब डे में होती है तो हम 1 डे वर्क निकालते हैं, जब आर में है तो हम 1 आवर वर्क निकालेंगे। आपने देखा 1 आवर वर्क कैसे निकलेगा? आपको पता है 1 आवर वर्क निकलेगा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो आपने देखा टोटल वर्क 24, टोटल टाइम 3, तो 1 आवर वर्क ऑफ ABC, मतलब ABC के साथ में मिलके 1 घंटे का काम कितना कर लेंगे? आपने देखा ABC साथ में मिलके 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 8 काम कर लेंगे। A कितना कर लेगा? 24/8 3, 24/6 4। तो आपने देखा ABC अगर साथ में मिलके काम करे तो 1 घंटे में 8 काम कर लेंगे, और A 1 घंटे में 3, B 1 घंटे में 4। तो आपने देखा 1 घंटे में A 3 काम कर लेता है, B 4, और ABC साथ में मिलके 1 घंटे में 8 काम कर लेते हैं। तो आपने देखा C जो है 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा? 1 काम कर रहा होगा। अब आपको बोला गया है क्या कि C का टोटल टाइम निकाले सेम वर्क को फिनिश करने का। तो टोटल टाइम कैसे निकलता है? आपको पता है टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या चीज़ यूज करते हैं? टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क। आपने देखा टोटल वर्क कितना है? 24, और 1 घंटे में कितना काम करता है C? A। क्यों, कैसे निकाला हमने? ये ध्यान से आप समझ पाए होंगे ये चीज़ क्या कि ABC अगर साथ में मिलकर 1 घंटे में 8 काम करता है, जिसमें से A 3 कर रहा है, B 4 कर रहा है, तो आपने देखा C जो है 1 काम कर रहा होगा 1 घंटे का। तो 1 घंटे में 1 काम करता है, तो 24 काम करने के लिए कितना टाइम लेगा? वो 24 घंटे लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन तो इतनी बार आया है CHSL 19 में, तो मैं ये दावा करता हूँ आज कि ये CHSL 21 में भी 100% आएगा। और 36 शिफ्ट होनी है ना आपकी, तो 36 शिफ्ट में से मान लेना ये आपको 18 शिफ्ट में देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन में बोला मार्क प्राइस दे दिया, आपको बोला शॉपकीपर जो है इतने प्रॉफिट पे बेच रहा है, इतना डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट प्राइस बताएं। आपको पता है मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना 1280, कॉस्ट प्राइस कितना निकालना है, और 100 प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 12%। ठीक है, और डिस्काउंट कितना है 30। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आ गया 1280 बाई CP, और यहाँ आ जाएगा 70, यहाँ आ जाएगा 112। फिर आपने देखा 7 जो है इसको 16 पे काटेगा, और ये जो है इसको 8 पे काटेगा, तो 80 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो आपने देखा CP जो है आपका कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा CP। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि 1 2 6 3 4 8 7 XY जो है डिविजिबल होना चाहिए 8 पे भी और 5 पे भी। अब 8 पे डिविजिबल होने का क्या मतलब है, 8 पे डिविजिबल होने का मतलब ये है कि नंबर इवन होना चाहिए। आपको पता है अगर कोई नंबर 5 पे जा रहा है तो जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब y की जगह या तो 5 आएगा या 0 आएगा। अब 5 तो आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर को 8 से भी डिविजिबल होना है, 8 से डिविजिबल मतलब नंबर को इवन होना है। 5 अगर यूनिट डिजिट आएगा नंबर ऑड हो जाएगा। तो आपने देखा कि यूनिट डिजिट जो है इस पूरे नंबर का अगर उसको 8 और 5 से डिविजिबल होना है तो यूनिट डिजिट मस्ट भी 0 होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x और y आपसे पूछा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि y की वैल्यू कभी भी 5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि 8 पे भी कटना है y को। ठीक है, मतलब इस नंबर को 8 पे भी कटना है। अब आपने देखा कि 8 5 कितना होता है 40। अब 40 होता है तो आपने देखा कि यार 40 का जो वो होगा क्या बोलते हैं, मतलब लास्ट 3 डिजिट जो होंगे, जैसे आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल जो है 8 का ये कहता है कि लास्ट के 3 नंबर, लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा कि कौन कौन से नंबर बनते हैं। अगर आप ऑप्शन से ही चेक करो तो आपने देखा एक नंबर आ रहा है 720। 720 जो है वो 40 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये 8 पे भी जा रहा है, 720 5 पे भी जाएगा। तो आपने देखा 720 भी सही है और 760 भी सही है, क्योंकि 760 जो है वो 8 पे जाएगा ही जाएगा, 5 पे तो जाएगा ही, 8 पे भी जाएगा। क्योंकि एक सेकेंड वेट, वेट अ सेकेंड। तो आपको पता है क्या कि 760 जो नंबर है, ठीक है, एक मिनट में, ठीक है, तो 760 जो नंबर है वो आपको पता है 8 पे भी डिविजिबल होगा, 5 पे भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 760 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आप देखते हो यहाँ पे कि ये 72 और ये 40, तो 40 एग्जैक्टली जाएगा। तो 760 जो है वो 8 पे भी जाता है, 5 पे भी जाता है। तो आपने देखा कि ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, पर आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x और y की 6 और y की 0 वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। पहली चीज़ तो आपने ये ध्यान देनी है, क्या आपने देखना है कि 8 और 5 दोनों पे अगर किसी नंबर को जाना है तो आपको पता है अगर 5 पे नंबर जाएगा तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा या 0 हो जाएगा। पर नंबर को 8 पे भी डिविजिबल होना है। 8 जो है ऑड नंबर है, सॉरी 8 जो है इवन नंबर है। इवन नंबर जो है वो इवन नंबर को ही काटता है। तो आपने देखा कि ऑड नंबर तो है इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ऑड नंबर तो इम्पॉसिबल आ सकता है। अब उसके अलावा 2 ऑप्शन रह गए, क्या क्या, एक तो 720 और एक 760। आपने देखा 720 भी 8 पे जाता है, क्योंकि अगर आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा 720 भी 8 पे जाता है, 760 भी 8 पे जाता है। तो आपने देखा ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है वो x की 6 पॉसिबल है, तो 6 इज़ द ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, फ्लो टूट गया था थोड़ा, उसके लिए खेद है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल ABC जिसमें B जो है वो 90 डिग्री है। ओके, उसके बाद AB जो है 21 है, BC जो है 20 है,
आपको AC बताना है। आपको पता है सबसे पहले तो कि 20, 21 और 29 का जो ना ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर 21, बेस अगर आपको 20 देता है तो हाइपोटेन्यूज आप बता सकते हो कितना हो जाएगा आपका 29। अब आपने एक चीज़ देखी क्या कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है p/h, कॉस की वैल्यू होती है b/h। फिर आपने नीचे देखा 1 + p/h + b/h। तो आपने देखा न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा, अगर मैं h को नीचे से एलसीएम ले लूँ तो आप देखोगे कि न्यूमरेटर में ये बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, h + p + b/h, ठीक है। तो आपने देखा कि h + b, p - b और h + p + b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आपने एक चीज़ देखनी है, क्या आपने देखना है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा। आपको पता है हाइपोटेन्यूज तो चाहे आप ए एंगल देख लो चाहे आप सी एंगल देख लो, हाइपोटेन्यूज तो एक ही चीज़ होनी है, क्या, 29। अब आपको परपेंडिकुलर और बेस बड़े ध्यान से समझना है। देखो यहाँ से देखने में लग रहा है कि परपेंडिकुलर जो है ना ये होगा, ठीक है, पर इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर अलग होगा, या फिर आपको ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे ए लिखना पड़ता है, यहाँ पे सी लिखना पड़ता, तब जाके ये परपेंडिकुलर होता। अभी आपने देखा कि ए के आपको साइन ए पूछा है, आपको अगर वो साइन ए पूछ रहा है तो ए जो एंगल है उसके साथ वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, आपकी बेस होगी। अगर ये एंगल ए है तो इसके साथ में जो साइड है ये बेस होगी और ये सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे आप छोटी सी गलती कर सकते थे, क्या कि अगर आप इसी तरह ABC ट्रायंगल बनाते तो उसके बाद आप साइन ए जब लिखते तो परपेंडिकुलर के हिसाब से आप 21 को परपेंडिकुलर डाल सकते थे, कईयों से गलती हो सकती थी, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि ए साइड के मतलब ए एंगल के जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और अगर आप उससे मतलब इसको परपेंडिकुलर मान के अगर आप सॉल्व कर देते और ऑप्शन में अगर वही ऑप्शन आपको अवेलेबल होता, इस क्वेश्चन में तो वो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं क्योंकि 3/7 आता, 3/7 अवेलेबल नहीं है। अगर क्वेश्चन में 3/7 आ जाए गलती से ऑप्शन में तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो थोड़ा ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि ये -1 हो गया, 29 में से 1 गया कितना, 28, और ये हो गया 70, तो 14 दूनी 14 पंजे 70, ठीक है। अब ये हो गया सेक थीटा। सेक थीटा है मतलब ये क्या है आपके पास, ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है आपके पास, बेस। अब आपको पता है एक चीज़ क्या कि 16, 63, 65 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 16, 63, 65 का एक ट्रिपलेट होता है जिसमें हाईएस्ट या बिगेस्ट जो साइड है उसको आप हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा बेस आपको ये दे दिया तो परपेंडिकुलर आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपने देखा 8 × 2/16 जो कि कितना होता है 1/8, तो 8 × 1/8 कितना हो जाएगा आपका, 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है PQR जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपको बोला है PQR जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ जो मेरे द्वारा ही इजाद की गई है, ठीक है। मैंने खुद से वो ट्रिक बनाई है, चाहे आप कहीं भी पूरे ओवरऑल यूट्यूब पे या किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हो अगर आपको पता चले तो, मतलब ओवरऑल यूट्यूब पे आप चेक कर लेना, अगर आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है। पर ये ट्रिक मैंने सोलली खुद से ही बनाई है तो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। अगर आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा हो, ठीक है, और फिर आपको परपेंडिकुलर और बेस दे दे, ठीक है। अगर आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा हो और आपको परपेंडिकुलर या बेस में से एक चीज़ दे दे, मान लो अगर आपको हाइपोटेन्यूज दिया और आपको परपेंडिकुलर दे दिया, बेस बताना है, या फिर आपको हाइपोटेन्यूज दिया हो, बेस दिया हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के लिए मतलब हाइपोटेन्यूज तो दिया ही होना चाहिए और परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक चीज़ दे दे, दूसरी पूछ ले, तो आप कैसे करेंगे। आपने यहाँ पे देखना है कि यार 63 जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, 65 जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है। तो आपने देखा कि 63 से 65 तक कैसे पहुंचेंगे, 63 से पहले जाएंगे 64 और 64 से जाएंगे 65, ठीक है। आपने देखा 63 से अगर 65 तक मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, 63 से पहले मैं जाऊंगा 64, फिर 64 से 65। तो आपने देखा 63 और 64 को अगर मैं जोड़ूं तो आप देखोगे 127 होगा, 64 और 65 को अगर मैं जोड़ूं तो आप देखोगे कितना आएगा आपके पास, 129 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 256 आएगा, 256 का अंडर रूट करोगे आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। मतलब
बेस निकालना हो, अगर आपको हाइपोटेन्यूज दिया, परपेंडिकुलर दिया और बेस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। आपको दिया है क्या कि 5 जो है आपको हाइपोटेन्यूज दिया है और 4 जो है आपको बेस दे दिया, आपको बोला परपेंडिकुलर बताओ। कैसे करेंगे? आपको पता है 4 से 5 तक अगर मुझे जाना है कैसे जाऊंगा? 4 से सीधा 5 चला जाऊंगा, तो 4 और 5 दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 9। 9 का अंडर रूट करोगे 3 आ जाएगा। अगर आपको बोलता कि 3 आपका बेस है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, आपको परपेंडिकुलर पूछता, तो आपको पता है 3 से 4 पे जाना है, 4 से 5 पे, 3 और 4 को जोड़ूंगा कितना? 7, 4 और 5 को जोड़ूंगा कितना? 9। इन दोनों को जोड़ के अंडर रूट कर दो तो आपके पास आ जाएगा कितना? परपेंडिकुलर। ठीक है। और आपको पता है कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है। आपको दिया है क्या? आपको दे दिया कि 25 जो है हाइपोटेन्यूज है और 24 जो है वो बेस है, परपेंडिकुलर बताओ। तो आपने देखा 24 से 25 तक कैसे जाऊंगा? सीधा चला जाऊंगा, 24 और 25 दोनों को जोड़ दो, अंडर रूट कर दो, तो आपने देखा 49 का अंडर रूट कितना आएगा? 7। ठीक है। और कोई तरीका हो, मतलब और कोई ट्रिपलेट देखो, 6 8 10 को देख लो। ठीक है। आपको दिया है कि हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। आपको बोले कि परपेंडिकुलर है 6, आपको बोले कि बेस बताओ। तो आपने देखा 6 से 10 तक कैसे जाएंगे? 6 से पहले 7 जाऊंगा, 7 से 8 जाऊंगा, 8 से 9 जाऊंगा। ठीक है। देखो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। ठीक है। 10 पहुंचने के लिए मुझे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 जाना पड़ेगा। तो 6 और 7 को जोड़ूंगा 13, 8 और 7 को 15, 9 और 8 को 17 और 19। इनको जोड़ दो, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा इस बारी में। तो आपने देखा 13 को अगर मैं 15 से जोड़ूंगा 28 आएगा। 28 में अगर मैं 36 जोड़ूंगा, तो 28 में 36 जोड़ोगे तो आप देखोगे 64 आएगा। 64 का अंडर रूट करोगे आपके पास 8 आ जाएगा, जो कि आपको बेस आ जाएगा। ठीक है। तो एक चीज़ गिवन हो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक चीज़ गिवन हो, दूसरी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। हाइपोटेन्यूज मस्ट होना चाहिए और परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक चीज़ दे दे, दूसरी चीज़ हम अपने आप निकाल लेंगे। कैसे? इस वाली ट्रिक से। ठीक है। जैसे 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, आपको दे दिया कि हाइपोटेन्यूज इतना है, बेस आपको दे दिया, आपको बोला परपेंडिकुलर निकालो और 5 आपको पता नहीं, तो आप क्या करोगे? 12 से 13 जाने के लिए आप सीधा चले जाओगे 12 से 13, तो 12 और 13 का जोड़ा 25, इसका अंडर रूट कर दो फिर 5। ठीक है। तो अपने आप ही बनाई थी। क्वेश्चन में बोला ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें पी क्यू इक्वल टू पी आर है, कितना? 25 25। आपको बोला है पी एस जो है एक मीडियन है। ठीक है। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन हो तो मीडियन जो है वही हाइट होता है, वही आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही सब कुछ होता है। ठीक है। तो याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी सेम चीज़ होती है, जो आपका मीडियन हो वही आपकी हाइट होगी, वही आपका अल्टीट्यूड होगा, वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, वही सब कुछ होगा। ठीक है। तो आपने देखा ये जो आपको हाइट गिवन है या जो मीडियन गिवन है, यही आपकी हाइट होगी, यही अल्टीट्यूड होगा, तो अल्टीट्यूड होगा तो 90 डिग्री पे गिरेगा। और आपको इसकी लेंथ भी दी है कितनी? 7 सेंटीमीटर। आपने देखा ट्रायंगल पी क्यू एस की अगर मैं बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल है 7 और ये 25 है। आपको पता है 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो आपने देखा कि 7 जो है अगर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज अगर 25 है, तो बेस कितना होगा? 24। सिमिलरली एस आर की लेंथ भी 24 हो जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल पी एस आर जो है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसपे हाइपोटेन्यूज आपको 25, परपेंडिकुलर आपको 7 दिया, बेस आपने 24 निकाल लिया। तो पी आर की लेंथ आपके पास कितनी आ गई? 48। आपको बोला गया क्यू आर बताओ, सॉरी क्यू आर की आपकी लेंथ जो है वो कितनी आ गई आपके पास? 48। पी क्यू की लेंथ है 25, पी आर की लेंथ भी 25 है, तो आपको पूछा क्या? क्यू आर की लेंथ, तो 48 आपका आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन से? y प्लस जेड। तो आप यहाँ पे लेट कर लो, y की वैल्यू भी 1 लेट कर लो, z की वैल्यू भी 1। आपने देखा y की वैल्यू आपने 1 लेट करी, z की वैल्यू 1 लेट करी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। आप इसमें पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय y की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर और x इंटू जेड। ठीक है। तो 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 और 1 6 और 1 प्लस 2 कितना? 3। तो 6/3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या फिर अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे करें? तो आपने देखा y जो है इसमें अलग दिया हुआ और एक्स जेड जो है अलग दे रखा है, तो आप y को अलग ले जाओ। y को आप अलग ले गए तो आपने देखा x
माइनस जेड दिया है तो वाई का स्क्वायर कर रखा है यहाँ पे, तो वाई का स्क्वायर तो एक्स माइनस जेड का भी स्क्वायर। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz हो जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xz हो गया। तो इसके बाद आपको सिमिलर बनाना है, इसका कोफिशिएंट सिमिलर बनाना है। तो आप 2xz का तो कुछ कर नहीं सकते, आप 2y स्क्वायर बना सकते हो। कैसे? यहाँ पे भी वाई स्क्वायर ऐड कर दो, यहाँ पे भी कर दो, मतलब दोनों साइड आपने वाई स्क्वायर ऐड कर दिया। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 2y स्क्वायर प्लस एक्स जेड के। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड को पैरों में ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ से भी 2 आ जाएगी, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इतना। पहले 3 मंथ जो था एवरेज एक्सपेंडिचर इतना था, फिर बाद के 4 मंथ जो है इतना हो गया, और लास्ट के 5 मंथ में इतना एवरेज एक्सपेंडिचर है। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? आपने देखा पहले 3 महीने का टोटल इतना हो गया, उसके बाद अगले 4 महीने का टोटल इतना हो गया एक्सपेंडिचर, और उसके बाद अगले लास्ट के 5 महीने का टोटल एक्सपेंडिचर इतना हो गया। तो आपने देखा कि ये आ गया आपके पास 55,800, और 21,750 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो आपके पास आ जाएगा 87,000, और 22,840 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखोगे 1,14,200 आ जाएगा। इसको आप सबको जोड़ोगे तो आप देखते हो यहाँ पे कि ये आ जाएगा 2,57,000 आपके पास आ जाएगा। ये तो हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर। टोटल सेविंग जो है पूरे ईयर की वो कितनी है 1,43,020 रुपये। ठीक है, तो आपने देखा कि टोटल इनकम कितनी होगी। इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो टोटल इनकम आपके पास आएगी जो वो कितनी आएगी 4,20,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल इनकम आपकी इतनी आ गई। आपको बोला मंथली इनकम बताओ, एवरेज मंथली इनकम। तो आपको पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 साल की इनकम अगर इतनी है तो हर मंथ की इनकम कितनी हो जाएगी। तो आपने देखा कि हर मंथ की जो पूरे साल की इनकम ये है 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 से डिवाइड करोगे तो एवरेज मंथली इनकम आपकी आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी 33,355। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको 3 साल का 12% पर एनम ब्याज पे इतना दिया है। ठीक है, आपने देखा 1 साल का ब्याज कितना होगा 12%, 3 साल का कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा। आपने देखा कि हर साल का जो ब्याज दर है वो कितना है 12%। 1 साल का 12% तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में तीनों सालों का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग होता है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर हर साल का इंटरेस्ट सेम हुआ तो उससे होगा क्या। आपने देखा 1 साल का अगर इंटरेस्ट 12% है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा। 36% की आपको वैल्यू दी है 6750, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36 एकम 36, और फिर 36 को अगर मैं देखूं तो 36 कटेगा इस पर 187.5 आ जाएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 187.5। अब आपने देखा कि ये जो रेट है 3 साल का रेट आपको कितना पड़ा 36%। अब 36% की वैल्यू अगर इतनी है, 1% की अगर वैल्यू आपकी 187.5 आ गई, तो आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आपका ये प्रिंसिपल? क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो 100% की वैल्यू है, इसी के 36% की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 6750। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, उसी का जो ब्याज दर होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि प्रिंसिपल 100% था जिसकी वैल्यू 18750 आ गई। अब इसका 12% निकालोगे तो आपका 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 12% 1 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज कितना आएगा 36%। तो इसी 100% से जब इस 36% की वैल्यू ली गई है, अगर आपको ये 36% से 100% आप निकालोगे तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आप लोगों को समझ आई होगी।
ठीक है, तो आपके पास प्रिंसिपल आ गया। अब आपके पास प्रिंसिपल आ गया तो आपको बोला है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। सेम सम क्या, ये प्रिंसिपल 2 साल की बात कर रहा है और आपको बोला है 20% एनम जो है वो ब्याज दर है और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, हाफ ईयरली मतलब आपको 2 साल का ब्याज बताना है पर 6-6 महीने करके। ठीक है, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, क्योंकि आपको पता है हाफ ईयरली मतलब आधा साल कितना होता है 6 महीने, मतलब आपको 6 महीने करके 2 साल का ब्याज बताना है, मतलब 6 महीने का ब्याज आपको 4 बार बताना है। ठीक है, मतलब हर 6 महीने का आपको ब्याज बताना है। और रेट जो है वो आपने देखा 20% पर एनम है, मतलब पूरे साल का ब्याज अगर 20% है तो हाफ ईयरली आपको बोला है तो ब्याज भी जो है वो आधा हो जाएगा, क्योंकि साल भी आधा हो गया। ठीक है, हाफ ईयरली में अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका कितना यूज होगा, पर एनम से आधा जो कि 10% है, और 6 महीने करके आपको 2 साल का ब्याज बताना है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी क्या कि पहले 6 महीने का ब्याज कितना होगा, आपने देखा प्रिंसिपल जो है वो 18750 है, इसका 10%। ठीक है, प्रिंसिपल जो है 18750 है, रेट जो है 10% है, तो पहले 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 18750 का 10% कितना होगा, 1875। अब आपको पता है हम पहली लाइन तो सेम ही लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरी लाइन में क्या होगा, अब ये जो ब्याज आया 1875, इसका 10%, इसका 10% कितना होगा 187.5। अब इस वाली लाइन में क्या होगा, इस वाली लाइन में पहले मैं 2 गुना लिखूंगा, फिर मैं इसका 3 गुना लिखूंगा। 187.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 375, 3 गुना कितना हो जाएगा 562.5। अब ये जो ब्याज आया इसका 10%, ये कितना होगा 18.75। और अब इस वाली लाइन में मैं क्या करूँगा, पहले मैंने यहाँ पे इंटू वन लिखा, फिर अब मैंने इंटू 2 इंटू 3 लिखा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटू 3 लिखूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 56.25। ठीक है, अब एक लास्ट लाइन बचती है यहाँ पे जो कि 18.75 का ब्याज है, वो कितना है 10%, 1.875। मैं दोबारा टेबल बना देता हूँ। तो आपने देखा प्रिंसिपल जो है 18,750 रुपये, इसका 10% कितना होगा 1875। पहली लाइन में तो सेम ही लिख देंगे 1875 1875 1875 1875। अब जो दूसरी लाइन है उसमें क्या होगा, पहले तो ये जो ब्याज है इसका 10% होगा, तो 1875 का 10% कितना होगा 187.5। तो 187.5 का 2 गुना लिखूंगा मैं कितना 375, 187.5 का 3 गुना लिखूंगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो ब्याज है ये किसका ब्याज है, ये वाला जो ब्याज है ये इन दोनों का ब्याज है। ठीक है, और ये वाला जो ब्याज है इसका ब्याज ये। ठीक है, अब इसका ब्याज 18.75 10%, और इन दोनों का ब्याज जो है वो 56.25 हो जाएगा, मतलब इसका 10%। और अब 18.75 का 10% जो है वो कितना होगा 1.875। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 1.875। ठीक है, और ये हुआ कैसे, पहली लाइन सेम लिख दो, दूसरी लाइन में जब पहला अक्षर पता लगे उसका फिर 2 गुना कर दो, और फिर उसका 3 गुना कर दो, और तीसरी लाइन में जो पता लगे उसका सीधा 3 गुना। ठीक है, अब इस सारे को जोड़ दो, इस सारे को जोड़ के आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। पहले तो आपने इन चारों को जोड़ा तो आपने देखा ये 7500 आ गया, इन तीनों को जोड़ा तो 1125 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ा तो आपके पास 75 आएगा, और इसमें 1.875 अगर आप ऐड करोगे तो ये हो गया 8701, तो ये आ जाएगा आपका 8,702 रुपये। ठीक है, दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। तो आपने देखा 13 7 91 होते हैं, 91 में 4 जोड़ो तो 95/13 हो गया, डिवाइड बाय, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा ये है 5 चौक 20 और 23/5,
और ये है 37/5। 23 और 37 को अगर मैं जोड़ूंगा 60/5, तो 60/5 जो है वो आपका हो जाएगा कितना, 12। ठीक है। और उसके अलावा ये जो लिखा है, ये लिखा है 43/6, 7 6 42, 43/6। और ये 7/3, 7/3 को आप लिख सकते हो 14/6। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये आपका आएगा 29/6। ठीक है। और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आपने देखा कि ये आएगा 6 पे जाएगा और ये 13 पे जाएगा। तो 95/13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 6 पंजे 30 और 13, तो 13 जो है ऊपर चला जाएगा, 6 पंजे 30 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। और प्लस में क्या है, 29/6। तो आपने देखा 5 पे अगर मैं काटूँ तो ये 19/6। 19 को 29 से जोड़ूंगा तो आपका 48 आएगा। 48/6 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस जो होगी एक सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर की, और हाइट जो होगी, इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना है आपके पास, 12.5। आपको बोल दिया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है कितना, 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस आपसे पूछी है। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/r+h। इसकी वैल्यू आपको 275 दे रखी है। r+h की वैल्यू आपको 12.5 दे दी। 12.5 इंटू 2 कितना होता है, 25। 25 जो है इसको 11 पे काट देगा। तो r की वैल्यू जो है वो 11/पाई हो जाएगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो ये आपका आ जाएगा 7/2। रेडियस आपकी 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी डैम श्योर आता ही आता है। ठीक है। सीजीएल में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है राघव जो है अपनी इनकम का 80% खर्च कर देता है। आपने देखा कि यार अगर वो 80% खर्च कर देता है इनकम का, 100% इनकम मान लिया आपने, 80% उसमें से खर्च हो गया, तो बचा कितना, 20%। मतलब वो सेव कितना कर रहा है, 20%। अगर वो अपनी इनकम में से 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 20%। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना आ गया, 4:1। अब आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व करो। आपने देखा एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, आपने देखा एक्सपेंडिचर जो है 17.5% इंक्रीज हुआ। इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 12%। सेविंग आपको निकालनी है तो आपने इसमें एलिगेशन यूज़ किया। आपने देखा एक्सपेंडिचर और सेविंग की जब बात कर रहे हैं तो हमने उनको अलग अलग लिख लिया, और एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के जब इनकम बनता है तो इनकम वाली चीज़ हमने, मतलब इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हमने बीच में लिख लिया। और एक्सपेंडिचर और सेविंग का आपको रेशो भी पता है कितना, 4:1। तो आपने देखा 17.5 में से 12 गए तो कितना आएगा, 5.5। तो 1 की वैल्यू अगर 5.5 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5.5 तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 5.5 जो कि कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। अब 22 कैसे आ सकता है, आपने देखा ये 17.5 है जो कि 12% से बड़ा है। अब 12% से अगर 17.5 बड़ा है तो हर हालत में ये वाली जो चीज़ होगी वो छोटी आएगी, क्योंकि ये जो होती है ये बीच की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होगी तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे लोएस्ट होगी तो यहाँ पे हाईएस्ट होगी। अब आपने देखा 17.5 जो है 12 से बड़ा है, तो अगली चीज़ जो कि सेविंग का जो परसेंटेज होगा वो हर हालत में छोटा होगा। तो आपने देखा 22 में से 12 गए तो आपका कितना आएगा, मतलब 12 माइनस अगर आप 22 करोगे तो आप देखते हो यहाँ पे कि -10 आ जाएगा। -10% का मतलब क्या हुआ कि 10% जो है सेविंग डिक्रीज हो गई। ठीक है। डिक्रीज आपको ऑप्शन में ही गिवन है, ऑप्शन में नहीं सॉरी इक्वेशन में। तो ऑप्शन में सीधा 10% आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। दो सर्कल जो है अपने आप में एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। डायमीटर आपको दोनों सर्कल का दे दिया। अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी। आपको बोला डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर बताओ। ठीक है। तो आपने तो पहली चीज़ ये देखी कि ये जो छोटा सर्कल है इसका डायमीटर था 4, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिर आपको पता है कि इसी सर्कल का जो डायमीटर है वो 4 होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और बड़े वाले सर्कल की तो रेडियस ही 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है सेंटर हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का। ठीक है। तभी जाके यहाँ से और सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी इस वाले पॉइंट से। तो ये जो है सेंटर हो गया बड़े सर्कल का। आपको इन दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस पूछा है, तो एक सेंटर यहाँ पे, एक सेंटर यहाँ पे, टोटल लेंथ 4, जिसमें से 2 अगर घटा दो तो रह कितनी गई है, 2 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार और कमाल का क्वेश्चन है, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ए और बी जो है 2 लेंथ है किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स की।
ठीक है, मतलब दो साइड्स हैं किसी भी ट्राइंगल की जिसका प्रोडक्ट है कितना 24। आपने देखा ए बी की वैल्यू 24 है, ठीक है, तो कितनी चीज़ें पॉसिबल है। एक चीज़ तो ये पॉसिबल है कि ए की लेंथ 24 हो, बी की लेंथ 1 हो जाएगी, और एक चीज़ ये पॉसिबल है कि 12 दूनी हो सकता है, 8 तिया हो सकता है, 6 चौक 24 हो सकता है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी क्या, आपने यहाँ पे देखा कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 24। ए बी जो है किसी ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, तो आपने देखा कि 24 अगर है तो फैक्टर क्या हो सकता है 24 के, या तो 24 इंटू 1 या 12 इंटू 2 या 6 इंटू 4 या 8 इंटू 3। आपने देखा अगर दो साइड ट्राइंगल की ये दोनों हो जाए, मतलब ए और बी दो साइड हो जाए, और तीसरी साइड की कंडीशन क्या होती है कि जो डिफरेंस हो उससे तो बड़ी होगी तीसरी साइड, और उनके एडिशन से जो है वो छोटी होगी तीसरी साइड। आपको पता है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ टू साइड मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। यही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है अगर ट्राइंगल की तीन साइड है। अगर आपको बोला जाए ट्राइंगल की तीन साइड है जिसमें से आपको दो साइड गिवन है और आपको थर्ड साइड की रेंज बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे। आपको बोला जाता है क्या कि जो सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। तो आपने देखा कि अगर 24 और एक साइड है, तो आपने देखा 24 माइनस 1 से तीसरी साइड जो है वो 24 प्लस 1 तक ही सीमित रहेगी। तो आपने देखा कि 23 से 25 तक होनी चाहिए तीसरी साइड, तो तीसरी साइड की वैल्यू क्या हो सकती है 24 हो सकती है। अब 12 और 2 अगर फैक्टर बने, मतलब 12 एक साइड, 2 जो है वो दूसरी साइड हो जाए, तो आपने देखा 12 माइनस 2 12 प्लस 2 तक रहेगी। तो आपने देखा 12 माइनस 2 कितना होता है 10। 10 से तीसरी साइड 14 तक लाई करेंगे, मतलब तीसरी साइड की तीन वैल्यू हो सकते हैं 11 12 13। फिर आपने देखा 8 और 3 दो साइड है, तो दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का एडिशन, तो आपने देखा दो साइड का डिफरेंस कितना 5। 5 से 11 तक हो सकते हैं तीसरी साइड अगर ये दोनों साइड की लेंथ है, ठीक है। तो आपने देखा 5 से 11 तक कितनी, तो 6 वैल्यू हो सकती है, 7 वैल्यू हो सकती है, 8 वैल्यू हो सकती है, 9 वैल्यू हो सकती है, 10 वैल्यू हो सकती है। मतलब तीसरी साइड की वैल्यू ये 5 वैल्यूज़ हो सकती हैं तीसरी साइड की, अगर दो लेंथ जो है ट्राइंगल की 8 और 3 है। और अगर 6 और 4 है तो 6 माइनस 4 सी, 6 प्लस 4। तो आपने देखा सी जो है यानी कि तीसरी साइड जो है वो 2 से लेके 10 के बीच में लाई करेगी। अब 2 से लेके 10 के बीच में लाई करेगी, मतलब इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है 3 4 5 6 7 8 9, तो इतनी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। आपने देखा कि तीसरी साइड जो है उसकी वैल्यू, इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है, मतलब इतने सारे जो है वो आउटकम बन सकते हैं। कैसे, अगर दो साइड ये है, मतलब दो साइड जो है वो 24 और 1 है, तो तीसरी साइड जो है वो 24 होगी, ठीक है। दो साइड अगर 24 और 1 है किसी ट्राइंगल की, तो तीसरी साइड जो होगी वो 24 होगी, तो एक ट्राइंगल पॉसिबल है। अब उसके बाद 12 और 2 साइड, अगर दो साइड है किसी ट्राइंगल की, तो तीसरी साइड 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है। तो इन तीनों के साथ एक एक ट्राइंगल बनाई जा सकती है, मतलब इन तीन साइड के साथ जो तीन वैल्यू आई है, इन तीनों वैल्यू के साथ एक एक ट्राइंगल बनाई सकती है। तो 3 ट्राइंगल तो ये पॉसिबल हो गई। अब इन 5 लेंथ के साथ एक ट्राइंगल हर एक लेंथ के साथ बनाई जा सकती है, 5 वैल्यू ये पॉसिबल हो गई। और ये कितना है 7, तो इन 7 वैल्यूज़ के साथ भी एक एक ट्राइंगल बनाई जा सकती है। तो आपने देखा 7 5 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है इस दुनिया में, जबकि ए बी इक्वल टू 24 हो। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी मैं आपको करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको CHSL 2021 के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। आपको मैंने बताया था कि जो भी एंगल हो, एंगल एंगल APB हो और आपको एंगल OAB पूछा जाए तो इसका आधा होगा एंगल APB का, ठीक है। पिछली वीडियो से देख लेना जिसको डाउट आए इसमें, और खुद से करना है क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या कि x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने देखा कि अगर मैं पूरी क्वेश्चन को x से डिवाइड कर दूं,
ठीक है। तो यहाँ पे भी x है, मतलब मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको x प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ। तो x प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म में अगर आप इसको बनाओगे तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मुझे आपको वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 8 प्लस वन बाई एक्स की पावर 8। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2। तो आपने देखा 9 माइनस 2 कितना 7। अब x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 आपको निकालनी है। आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7, तो x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की x की पावर 4 क्या होगा। अगर आप देखो कि एक्स स्क्वायर को अगर आप a मान लो तो आपने देखा a प्लस वन बाई ए की वैल्यू आपको 7 गिवन है, और फिर आपको x की पावर 4, x की पावर 4 मतलब अगर एक्स स्क्वायर a है तो x की पावर 4 क्या होगा आपका a स्क्वायर। तो बात तो दोबारा वही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो भी होगी, एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 अगर आपको निकालना है तो आपको जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर करो, फिर माइनस कर दो 2 से, तो ये कितना आ गया 47। और एक्स की पावर 8 प्लस वन बाई एक्स की पावर 8 जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 47 का स्क्वायर, मतलब x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, माइनस 2 कर दो, आपके पास x की पावर 8 प्लस वन बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको पता है 47 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2209 में से 2 गए कितने हो गए 2207, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 इंटू 2207 माइनस 5 इंटू 7, तो ये कितना होगा 4414 में से 35 अगर आप निकाल दो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4379। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी CHSL 2019 का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको काफ़ी सारे तरीके से क्वेश्चन बहुत बार करा दिया है पहले भी, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। आपने देखा क्या, आपने देखा प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना ही सेम एज द लॉस। आपने देखा जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ। अगर मैंने ये सेलिंग प्राइस पे आर्टिकल को बेचा तो मुझे जितना प्रॉफिट हुआ इस सेलिंग प्राइस पे आर्टिकल को बेचने के मेरे को उतना ही लॉस हो गया। तो आपने देखा प्रॉफिट और लॉस सेम सेम है, तो प्रॉफिट और लॉस का रेशो लिख दिया मैंने 1:1, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये ट्रिक है कि ये जो दो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। आपने देखा 8579 और 6341 का डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, 2238, ठीक है। अब इसको 1:1 में डिवाइड कर दो। आपने क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस की रेशो में डिवाइड करना है। तो आपने देखा 2238 को अगर आप डिवाइड करोगे 1:1 में, तो आपने देखा 1 + 1 कितना 2, 2 की वैल्यू 2238, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1119। तो आपने देखा ये जो 1119 आया है आपके पास, तो इधर भी 1119 आ जाएगा आपके पास। ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। ये जब आर्टिकल को इस सेलिंग प्राइस पे बेचा था तो क्या हुआ था, आपका प्रॉफिट हुआ था। जब इस सेलिंग प्राइस पे बेचा तो क्या हुआ था, लॉस। अब सेलिंग प्राइस में अगर आप लॉस को जोड़ोगे तब आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस में से अगर आप प्रॉफिट घटाओगे तब आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दोनों से वैल्यू आपकी सेम आने वाली है। आपकी वैल्यू क्या आएगी 7460, यहाँ से भी दोनों वैल्यू सेम आएगी। ध्यान रखना दोनों वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, आपको पता है भाई इस सेलिंग प्राइस पे जब मैंने बेचा था तभी मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट हुआ कितने का था, आपने देखा प्रॉफिट जो है वो कितने का हुआ था 1119 का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो आपने देखा यहाँ से ये गया और ये इसको 1.5 पे काटेगा, तो ये कितना हो गया आपके पास 15%। तो 15% जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है प्रॉफिट की वैल्यू होती है, और ये लॉस की वैल्यू सेलिंग प्राइस में ऐड कर देते हैं तब कॉस्ट प्राइस आता है। प्रॉफिट की वैल्यू जो है माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस से, तब आपका कॉस्ट प्राइस आता है। क्वेश्चन में बोला था परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय कंपनी पी। कंपनी पी कौन सी है, ये वाली 2019 ये है एज कम्पेयर टू 2015, ठीक है। 2015 में 80 थी प्रोडक्शन, 2019 में कितनी हो गई 120। तो कितने का इंक्रीमेंट आ गया 40 का। किस पे पूछा है आपको 2015 पे। तो ये तो भैया 50% इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो 50% जो है करेक्ट आंसर।
अब ये वाला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में बोला है इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इज टेकन, मतलब हर ईयर में जो आपका परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से लिया गया है, ठीक है। आपको बोला है क्या कि रेशो फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2011 टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2015 आपसे पूछा है। तो आपने देखा 2015 में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, आपने देखा 2015 में जो हुआ वो 2014 के हिसाब से कितना हुआ, आपने देखा 2014 में जो वैल्यू है वो कितनी है 60, 2015 में जो प्रोडक्शन है वो कितना है 80, तो आपने देखा कितने का इंक्रीमेंट हुआ, आपने देखा 20 का इंक्रीमेंट हुआ, किस पे 80 पे इंटू 100%, तो ये तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 15 आ गया 2015। अब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2011, तो 2011 में आपने देखा कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से टेकन देखना है, मतलब जो प्रोडक्शन इंक्रीज है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखना। आपको बोला प्रोडक्शन इंक्रीज का जो परसेंटेज है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इज टेकन, ठीक है। तो आपने देखा 2010 के हिसाब से कितना इंक्रीज हुआ, 2010 में जो था 40 था, 2011 में 60 है, तो कितना इंक्रीज हो गया 20, किस पे 40 पे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू कितनी थी 40, तो 2010 से 2011 में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो आपने देखा 20/40 इंटू 100%, इसका रेशो पूछा 2015 का, ठीक है। तो आपने देखा कि 20 से 20 गया 100 से 100 गया, सॉरी यहाँ पे 60 आएगा, क्योंकि 2014 से 2015 में इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2014 जो है वो इनिशियल वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपने देखा ये गया 2 पे और ये गया 3 पे, 1/2 रेशो 1/3, और इसको अगर मैं फ्रैक्शन इसकी काट दूँ तो मुझे इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 3/2, 3/2 इज़ द करेक्ट आंसर। या फिर मैं इसको यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता था, कैसे, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये हो गया 3/2, ठीक है। क्वेश्चन में बोला इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द एक्सपोर्ट मोर देन द एवरेज ऑफ द फॉर द गिवन पीरियड, तो इनका सबका एवरेज निकाल के ये बताना है कि कितने साल में एक्सपोर्ट जो था वो एवरेज से ज़्यादा था। तो आपने देखा 7.2 में 8.5 अगर मैं जोड़ूँ फिर 9.8, फिर 10.9, फिर 11.8, फिर 11.5, फिर 12.4, तो इन सबको जोड़ के आपके पास क्या आएगा 72.1। एवरेज निकालना तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 ईयर है, तो आपने देखा 10.3 करोड़ जो है ये आपका एवरेज आ गया। तो 10.3 से ज़्यादा वैल्यू किस किस की आपने देखा 10.9 की ज़्यादा है, 11.8 की, 11.5 की, 12.4, मतलब 4 साल की वैल्यू एवरेज एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो 4 साल आपका आंसर आ जाएगा। By what percentage is the number of students who obtained marks between 200 and 300, तो 200 से 300 के बीच में कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए, तो आपने देखा 200 से 300 के बीच में 105 नंबर ऑब्टेंड किए गए, 200 से 300 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेंड किए, तो आपने देखा 200 से 300 मार्क्स के बीच में 105 स्टूडेंट ने ऑब्टेंड किए। और फिर 350 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क है, तो आपने देखा 350 से ज़्यादा 75 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको बताना है ये इससे कितना ज़्यादा, तो 105 जो है 75 से कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। पूछा किस पे है, पूछा है 350 और ज़्यादा से, तो 350 और ज़्यादा के कितने स्टूडेंट है 75, इन पे पूछा था। तो आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 75 जो है इसको 300 को काटेगा 4 पे, तो ये 0.4 इंटू 100 कितना होगा 40%, मतलब 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 350 से ज़्यादा है, 40% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मोर देन, मतलब 200 से 300 जितने बच्चों के मार्क्स थे उससे 40% ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 350 से ज़्यादा जितने बच्चों के मार्क्स हैं उनसे 40% बच्चे ज़्यादा हैं जिनके 200 से 300 के बीच में मार्क्स हैं। अब पकड़ पाया मैं एग्जैक्ट लाइन, ठीक है। आपको बोला गया व्हाट इज़ द 6th लीस्ट डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 71,
ठीक है, आपको पता है 71 एक प्राइम नंबर है। 71 अगर एक प्राइम नंबर है तो आपको हर ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, इसका तो कोई डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं है। तो आपने क्या किया, पहले ए को डाला, तो हर ऑप्शन से आप 71 को डिवाइड करके देख लें। तो आपने देखा कि पहले तो 71, फिर 290, 290 तो इसको 4 पे, फिर 639, तो 639 तो 63 तो जाएगा नहीं, 639 तो ये तो चला जाएगा, एग्जैक्टली गया। लो जी 1409 पे एग्जैक्टली कट रहा है। तो आपको इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माना हुआ क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके। आपको बोला है ट्रायंगल PQR जो है वो इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के बीच में जिसका सेंटर O पे है, ठीक है। PO को प्रोड्यूस किया जाता है। पहले तो मैं PQR एक ट्रायंगल बनाता हूँ जो कि इंस्क्राइब है एक सर्कल के अंदर। PO जो है वो प्रोड्यूस की जाती है टू मीट QR एट U। आपने देखा कि यार ये जो है सेंटर मान लिया आपने सर्कल का, ठीक है, और इसके बाद ये सेंटर माना तो PO को जो है QR तक प्रोड्यूस किया जाता है, जो QR को मिलेगी U पे और सर्कल को मिलेगी S पे, ठीक है। PT जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे, तो आपने देखा PT को ऐसे बना लिया और Q और U के बीच में T पॉइंट, ठीक है। ये अक्सर वो लाइन देता नहीं है पर इस वाले क्वेश्चन में दी है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, डायरेक्शन मिल जाएगी बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। कभी इधर T बन जाता है बच्चे से, जो कि क्वेश्चन गलत करा देता है, मतलब U और R के बीच में भी कई लोग T बना देते हैं, तो उससे बच्चों को क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको बताना है एंगल TPS की वैल्यू, इतने एंगल की आपको वैल्यू बतानी है। आपने देखा एंगल Q की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री, एंगल R कितना है, 55 डिग्री, ठीक है जी। अब आप सबसे पहले क्या काम करें, पहली बात तो आपने देखा कि ट्रायंगल PTR की अगर मैं बात करूं, अगर ट्रायंगल PTR की मैं बात कर रहा हूं तो आपने देखा एंगल PTR जो है 90 है, एंगल R जो है 55 है, तो ये वाला एंगल जो है एंगल TPR जो है वो कितना हो जाएगा। आपने देखा एंगल TPR जो है वो एंगल आपका हो जाएगा कितना, 35 डिग्री। तो एंगल TPS जो होगा वो हर हाल में 35 डिग्री से तो कम ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। आपने देखा ये जो है ये सेंटर है, ये जो है सर्कल का सेंटर है, और सर्कल जो है वो ट्रायंगल का जो है वो सर्कम सर्कल है। अब आपको पता है ट्रायंगल का सर्कम सर्कल क्या होता है, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो वो ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होता है, और सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर होगा। तो ये जो है वो सर्कम सेंटर है। तो आपने जब PO और फिर आपने O को R से ज्वाइन कर दिया तो आपने देखा कि एंगल POR बन गया। आपने देखा एंगल POR बन गया। अब एंगल POR जो होगा, मतलब कोई कॉर्ड है PR, आप PR को कॉर्ड मान लो, कॉर्ड जो है सरकमफ्रेंस के पॉइंट पे यानी कि Q पे जितना एंगल बनाएगा उसका 2 गुना एंगल बना देगा किस पे, सेंटर पे। आपको पता है, आपने मान लिया कि एक कॉर्ड PR है, PR एक कॉर्ड है जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे यानी कि किसी पॉइंट पे, सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे यानी कि Q पे, मैं दोबारा बोलता हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, देखो मैं दोबारा बोलता हूँ ये चीज़ कि PR जो लाइन है इसको मैं कॉर्ड मान लेता हूँ। अब कॉर्ड जो है सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे यानी कि Q पे जो एंगल बना रही है, ठीक है, उससे 2 गुना एंगल जो है वो PR कॉर्ड सेंटर पे बनाएगी, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे जो कि Q पॉइंट है कितना एंगल बना है 70, तो सेंटर पे कितना बना देगी 140 डिग्री, ठीक है। तो एंगल POR जो है वो आपका 140 डिग्री हो गया। फिर आपने देखा PO और OR जो है वो दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी, मतलब PO जो लेंथ है और जो RO लेंथ है वो दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अब ट्रायंगल POR में अगर PO इक्वल टू OR है तो आपने देखा इन दोनों साइड अगर इक्वल है तो इन दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। एक एंगल 140 का हो गया, 180 जो है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है, तो 180 में से 140 गए कितने 40 हो गया। तो 40 दोनों एंगल का जोड़ो और दोनों एंगल इक्वल है आपस में, तो 20-20 के हो गए दोनों एंगल। तो आपने देखा 35 डिग्री तो पूरा एंगल है, जिसमें से 20 डिग्री जो है एंगल है OPR। तो एंगल TPS आपके पास कितना बचा 15 डिग्री, जो कि आंसर होगा आपका, ठीक है।
आपको बोला गया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है 5, आपको बोला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आपको 2 इक्वेशन गिवन है, 3 वेरिएबल गिवन है। आपको 3 वेरिएबल तब ही दिए जा सकते हैं जब आपको 3 इक्वेशन गिवन हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 वेरिएबल आपको गिवन है पर 2 इक्वेशन गिवन है। आप क्या कर सकते हो, किसी एक वेरिएबल को 0 मान लो या अपनी साइड से कुछ भी मान लो, मैं 0 मान रहा हूँ। आपने देखा 0 माना अगर सी को, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 5 और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 185। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने c को 0 रखा, यहाँ पे भी 0 रखा, तो सारा कुछ ही 0 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो आपने देखा फाइनली बचा कितना, a भी बचा। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है a प्लस बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास 85 आ गई। तो आपने देखा a प्लस बी की वैल्यू कितनी, a प्लस बी की वैल्यू 5, a प्लस बी का स्क्वायर कितना 25, 3ab 185। तो आपने देखा 5 जो है इसको कितने पे काटेगा 37 पे, तो 25 में से 37 गए तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -12/3 जो कि -4 आ जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी -4। आपको बोला द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज बिटवीन, मतलब ए बी की जो वैल्यू है किसके बीच में लाई कर रही है, तो आपने देखा -7 और -3 के बीच में लाई करेगा -4। ठीक है ना। और एक तरीका हो रहा है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तब भी आपका आंसर जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो आएगा वो -4 ही आएगा। आपको बोला है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सम इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, टाइम इतना। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और टाइम की जो यूनिट होती है वो ईयर में होती है, और यहाँ पे दिया आपको मंथ में। अगर आपको 9 मंथ गिवन है और आपको उसको ईयर में चेंज करना है तो आपको 9/12 करना पड़ेगा, मतलब 3/4 साल की बात हो रही है या 9/12 साल की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रिंसिपल कितना 99,000, रेट कितना 12.5, टाइम कितना, तो आपने देखा टाइम जो है वो 9 महीने की बात हो रही थी तो मैंने साल में चेंज कर लिया 9/12 लिख के बाय 100। ठीक है जी, तो आपने देखा कि 12.5 को अगर मैं डिवाइड करूं तो आपने देखा ये इसको 8 पे काटेगा। ठीक है, और फिर 12, तो ये 3 पे गया, ये 4 पे गया, और 8 चौक 32। तो आपका जो आंसर है आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 9281.25 आ जाएगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही आंसर। इन अ बैग वाइट मोबाइल कवर एंड ब्लैक मोबाइल कवर जो है इस रेशियो में आपको बोला है कि 280 ब्लैक मोबाइल कवर है, वाइट मोबाइल कवर बताएं। तो आपने देखा ब्लैक मोबाइल कवर का जो रेशियो है वो कितना है 7। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कि 280 ब्लैक मोबाइल कवर है, तो 7 की वैल्यू 280, 1 की वैल्यू 40। आपको पूछा है वाइट मोबाइल कवर का नंबर बताएं बैग में, तो 1 की वैल्यू 40 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160, मतलब 160 वाइट मोबाइल कवर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको दिया है क्या 3u + 2v = 7, uv = 2, 3u - 2v की वैल्यू बताएं। देखो आपने क्या किया, 3u को x मान लिया, 2v को y मान लिया। तो आपको पता है कि x + y² जो होता है वो क्या होता है x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप जब यहाँ पे u और v की टर्म आए ना तो आप सीधा 4uv ना लिख दें, यहाँ पे कुछ और uv बनने वाला है। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि लोगों को फॉर्मूला जो याद होता है वो यही याद होता है, वो लास्ट में करना भूल जाते हैं कि 4 × 3u × 2v लिखना होता है। ठीक है, भूल जाते हैं कई लोग। तो आपने देखा x की जगह मैंने 3u रखा, y की जगह v रखा 2v, और इसी की सारी गेम है, मतलब इसी वैल्यू की सारी गेम है। तो यहाँ पे 12uv आ जाना था। ठीक है, तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू बतानी है, 3u + 2v की वैल्यू कितनी 7 का स्क्वायर और -12uv, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24। 49 में से 24 गया तो कितना आएगा 25 का अंडर रूट जो है वो 3u - 2v की वैल्यू आ जाएगी। तो 3u - 2v की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास अंडर रूट 25, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास
5 हो गई। एक सेकेंड, 4 तिया 12 दूनी 24। ओहो गलत हो गया, कैलकुलेशन गलत होगी। चौबीस यूवी है, ठीक है। ये जो है ये सॉल्व करके 24 यूवी आ रहा है। तो यूवी की वैल्यू कितनी है 2, तो 49 माइनस 48 1 आ जाएगा। तो √1 की वैल्यू जो है कितनी आएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है हल्का सा पिछली वीडियो में भी मैंने कराया है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन का हल्का सा पार्ट था, वो मैंने पिछली वीडियो में भी कराया, दोबारा देख लें। क्वेश्चन बोला कि 52 किलो वीट बेच के एक बंदे को सेलिंग प्राइस ऑफ 52 किलो प्रॉफिट हुआ है। आपको उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। आपको पता है प्रॉफिट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मतलब प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। और प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने का हुआ है 12 किलो का हुआ है। कितने सेलिंग प्राइस का, मतलब 12 किलो सेलिंग प्राइस का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। 12 किलो सेलिंग प्राइस का जो है प्रॉफिट हुआ है। बेचा कितने किलो था आपने देखा, बेचा था 92, खरीदा भी 92 था। मतलब ये जो प्रॉफिट की वैल्यू मैंने लिखी है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो हमने बेचा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू लिखते हैं कि 92 किलो हमने बेचा सेलिंग प्राइस और 92 किलो हमने कॉस्ट प्राइस खरीदा था, और बचा कितना में फाइनली, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 12 किलो का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि 92 SP माइनस 12 SP तो कितना हो जाएगा 80 SP 92 CP। तो आपने देखा कि ये गया 20 पे और ये गया 23 पे। तो CP और SP का जो रेशियो है वो आपका कितना आ जाएगा 20:23। तो आपने देखा CP मतलब कॉस्ट प्राइस 20 हो गया, सेलिंग प्राइस 23 हो गया। तो आपने देखा प्रॉफिट कितने का हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 20 जो था वो खरीदा था और 23 में जो है वो बेच दिया। तो आपने देखा 3 का प्रॉफिट हो गया किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना 20, तो आपने देखा 15% का प्रॉफिट हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कॉट थीटा की आपको वैल्यू दी है। कॉट थीटा क्या होता है सबको पता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस की आपको वैल्यू दे दी √2 + 1/1। तो बेस की आपको वैल्यू दे दी √2 + 1, परपेंडिकुलर की दे दी 1। आपको निकालना क्या है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। पहले तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √2 + 1 का स्क्वायर जो कि बेस का स्क्वायर हो गया। तो 1 + 2 + 1 3 + 2 √2। तो आपने देखा √4 + 2 √2 आ जाएगा। अब कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर इंटू बेस करना है। तो हाइपोटेन्यूज जो है ये है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर कितना 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर को जो है वो 2√1 की फॉर्म में बना लो, मतलब √2 + 1 इंटू 2√2 अगर मैं करूँगा तो आप देखोगे कि √2 + 1 से √2 + 1 कट जाएगा। मतलब अगर मैं इसमें से √2 + 1 कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या 2√2, और √2 + 1 से √2 + 1 काट दिया तो फाइनली बचेगा क्या 2√2। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो में क्या था, सेलिंग प्राइस आपको गिवन था, आपको बोला था कि ये 2 डिस्काउंट गिवन है, आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस बताना था। यहाँ भी आपको यही चीज़ दिया, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही होता है। और आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, 2 डिस्काउंट गिवन है, तो इसके बाद आप मार्क प्राइस निकालें, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस डिफरेंस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी डिस्काउंट की। और ये आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी पिछली वीडियो में हो चुका है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करना। ये क्वेश्चन भी जो है पिछली वीडियो में मैं करा चुका हूँ, तो आप लोग खुद से ट्राई करना। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपसे हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, 4 डेज जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 1/4x²। तो मतलब ये x + 1/2x से बना है। तो हमने जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन से x + 2/x बनाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी क्या, या x + 2/x या x माइनस
आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 2x² माइनस 6x इक्वल टू 1 और आपको बोला x² प्लस 1/4x² आपको निकालना है। आप x² प्लस 1/4x² तभी निकाल सकते हो जब आपको x प्लस 1/2x या x माइनस 1/2x पता हो। अब ये आपको पता कैसे चलेगा, देखो आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन को आपने 2x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको पता है 1 के नीचे 2x आना है, तो आपको पूरी इक्वेशन को 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 1/2x, तो x माइनस 1/2x की आपको वैल्यू पता चल गई कितनी, 3। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको देखोगे कि x² प्लस 1/4x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/2x। आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो आपने देखा कि x² प्लस 1/4x² की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 1 जितना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं पिछली शिफ्ट में आपको करा चुका हूँ। आपको करना क्या, चलो मैं करके दिखाता हूँ। आप क्या करो, आप cos थीटा को तो sin थीटा में चेंज कर नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हो, तो आप करो। उसके बाद क्या होगा कि आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपके लिए। 5 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा, 3 प्लस 3 cos थीटा। तो आपने देखा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 5 दूनी 10, तो आपको फैक्टर जो बनाने पड़ेंगे वो 5 और 2 के ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने देखा 5 cos थीटा अगर आपने कॉमन लिया तो cos थीटा प्लस 1 बचा अंदर, और माइनस 2 आपने कॉमन लिया तो cos थीटा प्लस 1 बचा। तो आपके पास cos थीटा की यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो आ गई -1, एक वैल्यू आपके पास आ गई 5 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू एक आ जाएगी आपकी 2/5। ये वैल्यू तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि थीटा जो है 0 से 90 के बीच में लाई करता है। 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू गलत हो गई। अब cos थीटा की ये वैल्यू जो है वही फाइनल वैल्यू होगी। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता चल गई, बेस की वैल्यू पता लग गई, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 21। अब इसमें पुट कर दो। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना 5, बेस कितना 2, और परपेंडिकुलर नीचे कॉमन ही आ जाएगा, तो ये √21, तो 7/√21 आ गया। अब √21 को आप लिख सकते हो √7 इंटू √3, और इसको काट दोगे तो ये √7/√3 आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा। आपको बोला गया है AB और CD 2 कॉर्ड है, आपस में एक दूसरे को इंटरनली यानी कि सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पे, E पे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये E पॉइंट है। आपको बोला गया एंगल BEC जो है वो कितना है, 125 डिग्री, और उसके बाद आपको बोला एंगल EBD, तो एंगल EBD जो है वो ये वाला एंगल हो जाएगा। ये एंगल कितना है, 28 डिग्री, और आपको पूछा एंगल BAC बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने देखा ये 125 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है, ये जो है आपके पास 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर सम ऑफ ऑल एंगल विच इज लीनियर पेयर टू ईच अदर इज 180 डिग्री, तो एक एंगल अगर 125 का होगा तो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस 125, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 डिग्री। अब ट्रायंगल अगर मैं BED की बात कर रहा हूँ, एक एंगल 55 डिग्री का, दूसरा एंगल 28 डिग्री का, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा। आपने देखा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 में से अगर मैं 55 और 28 कितना हो गया, 8 5 13, तो 83 अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 97 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया आपके पास, 97 आ गया। अब अगर मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करूँ BC, अगर मैं एक CB कॉर्ड ड्रॉ करूँ या BC अगर एक मैं कॉर्ड ड्रॉ करूँ, तो आपने देखा कि कॉर्ड जो है सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे, मतलब सेम कॉर्ड, यानी कि CB जो कॉर्ड है, सेम कॉर्ड सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पे सेम एंगल सबटेंड करती है। तो अगर सर्कमफ्रेंस के पॉइंट D पे अगर 97 बनाया तो सेम कोड जो है
उस सरकमफ्रेंस के पॉइंट ए पर भी सेम एंगल बनाएगी जो कि 97 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BAC की वैल्यू जो है वो आपकी 97 डिग्री हो गई। इस क्वेश्चन में बोला गया ट्रायंगल ABC जो है उसमें क्या हो रहा है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो आपने देखा, सॉरी गलत हो गया, आपको बोला गया ट्रायंगल ABC है जिस पे DE जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। तो आपने देखा कि DE जो है पैरेलल है AB के और C जो है पॉइंट यहाँ पे बना दो, ट्रायंगल ABC हो गई जिसमें DE पैरेलल टू AB और D जो है पॉइंट किस पे है, AC पे, सही है। और E जो है पॉइंट है किस पे, BC पे। उसके बाद बोला F जो पॉइंट है C और D के बीच में है। इस तरह से है कि EF जो है वो पैरेलल हो गई BD के और DE जो है वो पैरेलल थी AB के, ठीक है। तो आपको बोला कि AD की लेंथ आपको दे दी कितनी, 15 सेंटीमीटर, आपको CD की लेंथ दे दी कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन तो मैं इतनी बार करा चुका हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ अभी तक समझ पा रहे होंगे कि CD जो है, ट्रायंगल CDE जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल CAB के, क्योंकि पैरेलल है DE और AB आपस में। तो आपने देखा एंगल C तो कॉमन ही हो जाएगा, CDE जो एंगल है वो एंगल CAB के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो इससे क्या आपको आउटकम मिलने वाला है, इससे आपको आउटकम ये मिलेगा CD/CA जो होगा वो आपका CE/CB हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा CD कितना, 10, CA कितना, 25 क्यों, क्योंकि CA जो होगा वो CD और AD का जोड़ होगा, CE/CB। तो आपने देखा कि ये 2:5 हो गया, 2/5, मतलब CE/CB जो है वो आपका कितना आ गया, 2/5। अब इसी तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल CFE जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल CDB के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि EF जो है वो आपका पैरेलल लाइन है BD के, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि CF जो है CF/CD जो है वो CE/CB के इक्वल हो जाएगी। तो आपने देखा CE/CB की वैल्यू कितनी है, 2/5। तो आपने देखा कि CF/CD का जो रेशो होगा, CF/CD का जो रेशो होगा वो 2/5 हो जाएगा। और CD की आपको लेंथ भी पता है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आप CF निकाल सकते हो बड़े आराम से। तो CF की लेंथ जो है वो आपकी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला था एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सोल्ड बाय अ ट्रेडर इन 2004, 5, 6 एंड 7 इज इतना। और 2005, 6, 7, 8 में जो एवरेज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बिकी वो कितनी है, 21,725। आपको बताना है नंबर ऑफ आइटम, अगर 12,750 बिकी है तो नंबर ऑफ आइटम 2004 में कितनी बिकी होंगी, ठीक है। तो आपको ये बतानी है। तो आपने देखा 2004, 2005, 2006 और 2007 में जो टोटल नंबर ऑफ आइटम बिकी है वो कितनी होंगी, 18,950, जो कि एवरेज है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसी तरह 2005, 2006, 2007 और 2008 में जो नंबर ऑफ आइटम्स बिकी है वो कितनी बिकी होंगी, इतनी। आपने देखा ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकंड। अगर आप सेकंड में से 1 को निकालोगे तो आप देखोगे 2008, क्योंकि 2005 से 2005, 6, 7 गया, तो 2008 में से अगर 2004, मतलब ये नंबर ऑफ आइटम है जो 2004 में बिकी, ये नंबर ऑफ आइटम है जो 2008 में बिकी। तो 21,725, 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो 21,725 में से 18,950 अगर मैं माइनस करूँगा तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपने देखा 5 और 7, तो 125 में से अगर 7 और फिर उसके बाद आपका 7, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 2775 × 4, ठीक है। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है कितनी, 11,100। और 2008 में नंबर ऑफ आइटम जो बिकी वो कितनी थी, 12,750। तो आपको अब निकालनी है 2004 में कितनी बिकी। तो ये 2004 ईयर है, इसमें नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन 2004, इसको मैंने डिनोट किया 2004 से, ठीक है। तो आपने देखा 2004 में जो नंबर ऑफ आइटम्स बिकी है वो कितनी है, 12,750 माइनस 11,100। तो आपने देखा
डिफरेंस कितना हो जाएगा 11,100 का। तो ये जो डिफरेंस है ये आपके पास आ जाएगा 1650। ठीक है, तो 1650 आइटम ऐसी थी जो 2004 में बिकी थी। अब ये वाला क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको साइड गिवन थी, क्या कि आपको बोला था कि साइड जो है वो रोम्बस के एक डायगोनल के इक्वल है, मतलब जो चारों साइड है, डायगोनल की जो साइड है वो चारों साइड जो रोम्बस की होती हैं, आपको पता है चारों साइड रोम्बस की इक्वल होती हैं, तो डायगोनल को जो लेंथ थी वही साइड ऑफ रोम्बस थी। तो आपको एक डायगोनल दे दिया था, आपको एरिया पूछा था, इस वाले में आपको पैरामीटर दे दिया रोम्बस का। आपको पता है कि पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4a। 4a मतलब 4 इंटू साइड ऑफ रोम्बस। आपको पता है चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस की, तो आपने देखा 4 इंटू a जो है आपके पास 148 वैल्यू आ गई, तो a यानी कि साइड जो है आपके पास कितनी आ गई 37 सेंटीमीटर। आपने देखा चारों साइड जो है आपके पास रोम्बस की कितनी आ गई 37। फिर आपको पता है डायगोनल जो है आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाले दो हिस्से डायगोनल के और ये दो हिस्से, ये दोनों हिस्से आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों हिस्से आपस में इक्वल होंगे और 90 डिग्री पे अलग काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो आपने देखा एक डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर है। मान लिया आपने कि ये वाला जो पूरा डायगोनल है ये 24 का मान लिया आपने, तो आपने देखा ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये साइड जो है 12 है। ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये जो ट्रायंगल है ABC मैंने मान लिया, तो इसमें ये जो एंगल है ये 90 है, 12 जो है वो परपेंडिकुलर, 37 जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो 12 35 सेंटी का ट्रिपलेट होता है, तो आपके पास बेस जो है वो 35 आ गया। अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, तो टोटल जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आपको एरिया पूछा है रोम्बस का, एरिया क्या होता है हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ डायगोनल। एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर का, एक डायगोनल 70 सेंटीमीटर का, तो आपने यहाँ से देखा कि 12 इंटू 70 कितना हो जाएगा 840 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन में बोला है अशोक कंप्लीट्स अ जर्नी इन 7 आवर्स। ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ इतना। टोटल डिस्टेंस बताना है आपको जर्नी का। आपको मैंने बताया था जब भी आपको दो स्पीड गिवन हो, जब भी आपको दो स्पीड गिवन हो आप उसका एलसीएम लेके डिस्टेंस निकाल लें। आपने देखा 24 और 32 का एलसीएम कितना हो गया 96। 96 जो है आपका डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना आ जाएगा 96/24 किया आपने। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपने डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया 96/24 4, 96/32 कितना हो गया 3। आपने देखा जब 24 की स्पीड पे उसने ट्रेवल किया तो टाइम लगा 4, 32 की स्पीड पे अगर उसने ट्रेवल किया तो टाइम लगा 3। और ये दोनों वैल्यू हमारे हिसाब से है, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला और ये जो टाइम हमने निकाला है ये अपने हुसूलियत के हिसाब से निकाला ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मेरी ट्रिक है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे हिसाब से 24 की स्पीड पे ट्रैवल करने में टाइम उसको 4 लगा और 32 की स्पीड पे ट्रैवल टाइम 32 की स्पीड पे ट्रैवल करने में टाइम 3 लगा। तो हमने देखा 4 और 3 टाइम हमारे हिसाब से टोटल कितना लगा 7। और क्वेश्चन में कितना गिवन है कि उनको टोटल टाइम कितना लगा है 7 घंटे। और आपको बोला है कि टोटल डिस्टेंस बताओ जर्नी का। अब कई लोग ये क्या काम करेंगे, आपने देखा 7 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 1। आपने देखा डिस्टेंस जो है वो 96 है, 96 की वैल्यू 96 बता देंगे और क्वेश्चन कहेंगे कि क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन ये वाला नहीं होगा। आपको डिस्टेंस कैसे बताना है, आपने देखा कि 24 की स्पीड पे उसने आधी जर्नी ट्रेवल की। आधी जर्नी मतलब आधा डिस्टेंस उसने 24 की स्पीड पे ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस उसने 32 की स्पीड पे ट्रेवल किया। तो आपने देखा कि ये जो 24 की स्पीड पे डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये आधा डिस्टेंस है और 32 की स्पीड पे भी इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आपने देखा कि 96 किलोमीटर के 2 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, एक किया 24 की स्पीड पे, एक किया 32 की पे। तो आपको अब 96 × 2 यानी कि 192 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू 1 हो गई तो 192 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192, मतलब 192 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, तो 192 जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा जर्नी का। अब ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। आपने देखा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 7 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। तो आपने देखा 8 कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो 6 कोसेक थीटा के इक्वल हो गई। तो आपने देखा ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, और आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जो होता है ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है और ये जो होता है ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से कट गया और हाइपोटेन्यूज बाय बेस कितना आ गया आपके
सॉरी, आपने देखा हाइपोटेन्यूज बाय बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4/3। तो हाइपोटेन्यूज अगर 4 आ गया, बेस अगर आपके पास 3 आ गया, तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो √7 जो है आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपने देखा परपेंडिकुलर कितना √7 का स्क्वायर कितना हो गया 7, हाइपोटेन्यूज कितना 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √7/4। तो आपने देखा कि 7/4 + 5, 4 पंजे 20, 27/4 और 3/4। तो आपने देखा कि ये हो जाएगा 9। 27/3 कितना आएगा आपके पास 9। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। आपको बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है और जो दो साइड 90 डिग्री एंगल बनाती हैं वो है 20√3, 15√3। ठीक है, आपको बोला गया कि जो दो साइड 90 डिग्री एंगल बनाती हैं वो दोनों साइड ये हैं। आपको पैरामीटर बताना है राइट एंगल ट्रायंगल का। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे कि यार अगर मैं इन दोनों का रेशो लूँ, आपने देखा कि मैं एक कॉमन मल्टीपल से इनको काट सकता हूँ किससे, कि मैं 20√3 को और 15√3 को दोनों को एक कॉमन मल्टीपल से काट सकता हूँ किससे, 5√3 से। तो आपने देखा इसको काटेंगे तो 4 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 आएगा, मतलब रेशो जो है वो 4:3 है। आपको पता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो 3, 4, 5 का अगर ट्रिपलेट होता है, 3 अगर बेस हो गया, 4 अगर परपेंडिकुलर हो गया, तो 5 जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब काटा किससे था, आपने देखा काटा जो था हमने 5√3 से काटा था। तो आपने देखा 5 × 5√3 कितना आ जाएगा 25√3। ये हाइपोटेन्यूज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है। आप इसको ऐसे ना सॉल्व करें कि हाइपोटेन्यूज = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसके बाद इतनी कैलकुलेशन करें। आप सीधा सीधा एक कॉमन मल्टीपल से दोनों को काटें, उसके बाद जो आपका रेशो आया आप उससे हाइपोटेन्यूज बनाएं और उसी जो वैल्यू से काटा था आपने उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हाइपोटेन्यूज को जोड़ दो, 25√3 + 20√3 + 15√3। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया 25 और 45 60√3। तो पर पेरीमीटर जो है आपका कितना आ गया 60√3 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला रीटा स्पेंड्स 25% ऑफ अ मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। तो आपने देखा रीटा की मंथली इनकम आपने आई मान ली। अब उसने क्या किया 25% जो है वो हाउस रेंट पे स्पेंड कर दिया। तो उसके पास अब बचा कितना, अगर वो 25% खर्च देती है, 100% उसकी इनकम है, 25% उसने हाउस रेंट में खर्च दिया, तो उसके पास अब बचा कितना, 100 में से 25% गया तो बचा कितना 75%। तो 75% उसकी इनकम बच गई हाउस रेंट पे स्पेंड करने के बाद। अब ये जो रिमेनिंग इनकम है इसका 30% उसने फूड पे खर्च दिया। तो आपने देखा 30% अगर उसने खर्च दिया, अगर उसने 30% फूड पे खर्च दिया तो बचा कितना उसके पास 70% बचा। ठीक है, अब ये उसके पास चीज़ फाइनली बची है और क्वेश्चन में बोला है कि इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी दी है 5250। आपने देखा कि 75, पहले तो इसको काट दूँ, 75 सत्ते कितना होता है 525, तो ये तो इसको एग्जैक्टली काट देगा। तो इनकम जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 10,000। अब ये वाला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेशो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन 2014 एंड 2018 टू द टोटल एक्सपोर्ट इन 2015 एंड 2019। तो आपने देखा 2014 में जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इससे डिनोट हो रही है, तो आपने देखा ये कितनी है 280। 2018 में ये कितनी है 440। तो 280 और 440 का जोड़ करो, रेशो टोटल एक्सपोर्ट जो है वो इससे डिनोट हो रहा है। 2019 का कितना है 380 और 2015 का कितना है 220। तो आपने देखा ये 720, ये 600, 6:5 आ जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज सेल टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनी कंबाइंड इन 2015 एंड 2016। आपने देखा 2015 और 2016 इससे डिनोट हो रहा है, पांचों कंपनी का एवरेज सेल टर्नओवर बताना है। तो जोड़ो भाई 1250, 1125, 300,
कितनी कंपनी है? 5। तो ये तो आ गया एवरेज। 2015 से 2016 का 5 कंपनी होगा, और 2014 और 2015 का ACE का बताना है। कंपनी कितनी है? 3। ठीक है, तो बाय व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनी कंबाइंड? मोर देन द एवरेज सेल ऑफ ACE। तो ये बताना है ये इससे कितना ज़्यादा है। तो आपने देखा कितना ज़्यादा है, 160.34। किस पे पूछा है? ACE का एवरेज पे। तो ये है 9996.66 इंटू 100%। तो इसका जो परसेंटेज है वो 16.08% आएगा, जिसको आप 16% बोल सकते हो। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोला है इन सेक्शन ई द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:3। आपने देखा सेक्शन ई कौन सा है? ये वाला। इसमें बॉय और गर्ल का जो रेशो है वो 4:3 है। आपने देखा कितने परसेंट है सेक्शन ई में बच्चे? 14%। तो 4:3 टोटल देखा आपने बॉयज़ और गर्ल्स का करके 7 की वैल्यू 14%। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1 की वैल्यू 2%, 3 की वैल्यू 6%। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 300 है, उसमें से 6% ऐसा है जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स है सेक्शन ई में। तो आपने देखा 300 का 6% आपके पास कितना आ गया? आपने देखा 300 का 6% आपके पास 18 आ गया। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ई जो है वो कितनी हो गई? 18। उसके बाद आपको बताना नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी। नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी कितनी है? आपने देखा सेक्शन बी कौन सा है? ये। तो आपने देखा 300 का 18% कितना हो गया? 54। अब 54 नंबर ऑफ स्टूडेंट है सेक्शन बी में, जिसमें से बॉयज़ जो है वो कितने हैं? 26। अब 54 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जिसमें से बॉयज़ अगर 26 हो गए तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपके पास? 28। तो 28 का रेशो पूछा है 18 से, तो ये कितना हो जाएगा? 14:9। अब ये वाला पूछा है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी है, हाउ मेनी टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आपने देखा कि रिसर्च एक ही चीज़ लिखी है, रिसर्च डेवलपमेंट तो कहीं लिखा ही नहीं। मतलब ये R&D होगा डिपार्टमेंट, तो ये R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ही चीज़ होगी जिसको रिसर्च से डिनोट किया है। डेवलपमेंट तो कहीं भी नहीं लिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो रिसर्च को ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझ लेना आप। तो रिसर्च जो है वो कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? 20%। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 15, 7.5। तो आपने देखा 15 और 10, 25 और 5, 30, 30 और 20, 50, 50 और 25, 75। 75 को अगर मैं 17.5 और 7.5 कितना हो जाएगा? 25। 75 और 25 कितना? 100। तो 100 जो है 20 का कितने गुना है? 5 गुना। तो 5 गुना जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और एक वीडियो और लेके मिलूंगा मैं आपको मतलब आज के दिन एक और वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नॉन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़, और जो क्वेश्चन HW में दिया है वो सारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।